हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे, बहुत प्यारे होंगे। और हम लोग यहाँ पे भारत में राष्ट्रवाद का जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कर रहे थे, वो भी 5-5 नंबर वाले, है कि नहीं? और जहाँ पे हमने कुल 9 सवाल देख लिए थे, ऑब्जेक्टिव भी कर लिए थे, शॉर्ट वाले कर लिए थे यानी कि लघु उत्तरीय, और यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को कर रहे थे। और ये वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखना, जो YCT है बेटा, ये आपकी पूरी पूरी किताब भी लाई है, मतलब पूरा पूरा क्वेश्चन बैंक भी मैंने दिया है। अच्छा, क्वेश्चन बैंक सर कैसे प्राप्त करेंगे? तो आप फ्लिपकार्ट पे चले जाइए, अमेज़न पे चले जाइए, वहाँ से आप हमारी किताबें जो हैं बेटा खरीद सकते हैं। लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। कोई इश्यू है तो प्लीज़ बेटा कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर करना, सर यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ठीक है ना? और हम लोग पूरा-पूरा क्लास 10 की तैयारी करवा रहे हैं, सो प्लीज़ यार चैनल को क्या करना बेटा, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर तक अभी तक आपने क्या नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो। हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कर रहे थे ना, एक बार बोलिए। 14, 13, 9, 9 तक हो गया था आई थिंक। 9 तक हमने कर ही लिया था, कर लिया था ना, तो 10वां से हम लोग करते हैं, ठीक है ना? 9 तक हमने बेटा क्या कर लिया था, पूरा पूरा प्रश्नों को कर लिया था, भारत में राष्ट्रवाद के जितने भी हैं, ठीक है ना? अब हम लोग आगे करने वाले हैं। और ये सभी के सभी प्रश्न क्या है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज आप क्या करिएगा, तैयार कर लीजिएगा। कोई भी कहीं से भी दिक्कत आ रही है, प्लीज कमेंट बॉक्स बेटा ओपन है, आप कमेंट जरूर करें, सर यहाँ मुझे प्रॉब्लम हो रही है, ताकि हम लोग सर उस प्रॉब्लम को क्या कर पाए, दूर कर पाए, ठीक है ना? तो देखना, क्लास 10 का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का है, ध्यान देना। क्या है यहाँ पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी और इसके बेटा उद्देश्य क्या थे? यानी कि जो अपना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसकी स्थापना कब हुई थी अपने भारत में, और इसके जो है बेटा हमारे उद्देश्य क्या क्या थे? और ये 2000 आपके 22 के BX पेपर कोड में जो है आया हुआ है। कब आया हुआ है? 2022 के BX पेपर कोड में आया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी और इसके क्या प्रमुख हमारे क्या थे बेटा, उद्देश्य थे, मतलब कि इसके पर्पस क्या थे। ऐसा इन्होंने सवाल जो है पूछा है। चलिए, तो मैं हम लोग इसका उत्तर देते हैं। तो हम डालेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एवं इसके उद्देश्य क्या क्या थे। मतलब जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की है, स्थापना कब हुई थी और इसका हमारा पर्पस क्या था, मतलब बात करते बेटा उद्देश्य क्या था। तो लिखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72वीं प्रतिनिधियों के साथ 28 दिसंबर हाँ 1885 को बंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृति महाविद्यालय में हुई थी। याद रखिएगा, पेपर में आएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो बेटा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, इसमें कुल 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। कितने भाग लिए थे? 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। और कब हुई थी? 28 दिसंबर सन 1885 को हुई थी। कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृति महाविद्यालय में हुई थी। इसके संस्थापक महासचिव A.O. हुम थे। अच्छा, इसके जो संस्थापक बेटा कौन थे, मतलब इसके संस्थापक जो महासचिव कौन थे, तो याद रखिएगा वो थे आपके A.O. ह्यूम थे। कौन थे बेटा? A.O. ह्यूम थे। कांग्रेस की स्थापना के उद्देश्य क्या क्या थे, यानी जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसकी जो स्थापना हुई थी, इस इसका क्या उद्देश्य था, यानी किस उद्देश्य के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या हुई थी बेटा, स्थापना हुई थी। तो याद कर लीजिएगा पॉइंट में, पहला ये था कि लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी आंदोलन को संभव बनाना, यानी कि जो हमारा लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी आंदोलन है, ये हमारा बड़े दिन तक चल पाए और हमारा जो उद्देश्य है उसकी प्राप्ति कर पाए, इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। दूसरा पॉइंट में, भारतीय को राजनीतिक लक्ष्यों से परिचित कराना तथा राजनीतिक शिक्षा देना, यानी जो हमारे भारतीय हैं, इनको क्या करना, राजनीतिक लक्ष्यों से परिचित कराना। मतलब कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि राजनीति से उनका लगाव ही नहीं था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने का मेन पर्पस यही था कि लोगों के प्रति राजनीति का क्या करना, विस्तार करना, प्रचार प्रसार करना, ताकि उनके पास ये सारी चीजें पहुंच पाए और वो हमसे क्या कर पाए, जुड़ पाए। था राजनीतिक शिक्षा देना, मतलब राजनीति के बारे में
बताना कि क्या-क्या फायदे होते हैं। तीसरा पॉइंट में है कि आंदोलन के एक केंद्र की स्थापना का करना, मतलब जो कांग्रेस है इसके एक केंद्र की क्या करना, स्थापना करना कि भैया ये हमारा मेन सेंटर है, ये हब है, यहाँ से आप किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला पॉइंट में क्या लिखेंगे, चौथा ये पॉइंट था कि देश के विभिन्न भागों के राजनीतिक नेताओं तथा कार्यकर्ताओं के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना करना भी क्या था, हमारा इसका मेन उद्देश्य था। और यहाँ पे क्या है बेटा, ध्यान देना यहाँ पे, आगे यहाँ पे पांचवा पॉइंट है उपनिवेशीवाद विचारधारा को प्रोत्साहित करना एवं इसको समर्थन देना। ठीक है ना, मतलब कि जो उपनिवेशवाद विचारधारा था इसको और बढ़ाया जा सके, प्रेरित किया जा सके और इसको हम लोग समर्थन दें, मतलब कि एक साथ जुट के रहें। छठवां पॉइंट लिखेंगे, एक सामान्य आर्थिक एवं राजनीतिक कार्यक्रम हेतु देशवासियों को एक मंच पर लाना, मतलब कि जो हमारे आर्थिक सहयोग हो सके और यहाँ पे राजनीतिक कार्यक्रम हेतु, मतलब कोई भी राजनीति का कार्यक्रम हो रहा है तो वहां पर सभी को एक साथ ला जाए। ऐसा ना हो कि कुछ लोग ऐसे हो जिनको इनके बारे में पता ही नहीं है, तो ऐसा नहीं था। इसमें ये था उद्देश्य कि सभी को वो नॉलेज देना और सभी को एक साथ लेकर आना। सातवां पॉइंट में है लोगों को जाति धर्म एवं प्रांतीयता की भावना से ऊपर उठाकर उसमें एक राष्ट्रव्यापी भावना का क्या करना, विकास करना भी इसका क्या था, मेन हमारा मुख्य उद्देश्य था। क्लियर है। अगला 8वां पॉइंट में भारतीय राष्ट्रवादी भावना को प्रोत्साहन देना और उसका क्या करना, प्रसार प्रचार करना। हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करके इसका प्रमुख क्या था, उद्देश्य था। तो समझ में आना, ये जो प्रश्न है बेटा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज अगर आप इसका स्क्रीनशॉट करना चाहते हो तो कर लीजिएगा। प्रश्न हमारा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, इसके क्या क्या उद्देश्य थे। तो यहाँ पे हमने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, इसके ये प्रमुख क्या थे, उद्देश्य थे। अगला और 11 नंबर वाला प्रश्न है, ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, लगा लेना आप लोग कि महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर एक आप निबंध लिखिए, 2020 के एनजेड पेपर में आया हुआ है। प्रश्न क्या है, ध्यान देना बेटा कि महात्मा गांधी का जो सत्याग्रह आंदोलन था ये क्या था, इस पे निबंध लिखने के लिए आया है और बताइए कि क्या था। अच्छा ध्यान देना, अगर आपसे ये पूछा जाए कि सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है तो आप सीधा बोलिए कि सर, अच्छा एक एक प्रश्न और आता है कि सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा कब चलाया गया था और कहाँ। तो चंपारण सत्याग्रह था। और सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है, सत्य के रास्ते पर चलना, अहिंसा के मार्ग को चुनना। ठीक है ना, तो लिखेंगे यहाँ पे महात्मा गांधी जी का सत्याग्रह, यानी गांधी जी अप्रैल 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। जनवरी 1915 से 21 वर्ष दक्षिण अफ्रीका में रहने के बाद भारत लौटे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो वो थे बेटा गोपालाचार्य। कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले ने इन्हें भारत में एक वर्ष राजनीति से अलग रहकर भारत के हालात पर अध्ययन करने की सलाह दी तथा कहा कि इस दौरान केवल उनके कान खुले रहेंगे, मुंह पूरी तरह बंद रहेगा। और एक तरह से यह गांधी जी का एक वर्षीय क्या था, मौन व्रत था। मतलब कि ये कहना था जो महात्मा गांधी जी के गुरु का कि आप मतलब पहले तो ये 21 वर्ष तक दक्षिण अफ्रीका गए थे यात्रा पर, जब वहां पे से लौटे तो जो इनके गुरु का कहना था कि आप एक वर्ष तक अभी और रुकिए, अभी केवल आप जाइए कि हालात समझिए, राजनीति मत कूदिए, पहले देखिए कि भैया अपने भारत की स्थिति क्या है, उसके बाद आप राजनीति में आइए। एक वर्ष की समाप्ति के बाद गांधी जी ने अहमदाबाद स्थित साबरमती नदी के तट पर साबरमती आश्रम बनाया और इसी में उन्होंने लोगों को सत्य, प्रेम, अहिंसा, अपगृह और अस्तेय के मार्गों पर चलने का क्या दिया, संकल्प दिया। आगे लिखेंगे गांधी जी ने पहला सत्याग्रह बिहार के चंपारण में वर्ष 1971 में शुरू किया और यहाँ पर नील की खेती करने वाले किसानों पर बहुत अत्याचार हो रहा था। अंग्रेजों ने चंपारण के पट्टेदार किसानों को जबरन नील की खेती करने के लिए फरमान सुनाया था। महात्मा गांधी जी ने सक्षम वकीलों के साथ चंपारण जिले के जनता को संगठित किया और उन्होंने जनता को शिक्षित करने में सक्रिय भूमिका निभाई।
और साथ ही उन्हें आत्मनिर्भर आजीविका के विभिन्न तरीकों को अपनाकर आर्थिक रूप से मजबूत बनाना सिखाया। गांधी जी ने की मांग को ब्रिटिश कानून ने मानकर सभी गलत प्रथाओं को समाप्त कर दिया और जमींदार के लगभग के लिए नील की खेती करने वाले किसान किसान अब जमीन के मालिक बन गए और चंपारण को सत्याग्रह की पहली जन्म स्थली माना भी गया था। आगे लिखेंगे चंपारण के पश्चात मतलब चंपारण के बाद महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूरों और मिल मालिकों के मध्य उठे विवाद को सुलझाकर मजदूरों को 30% बोनस दिलवाया भी था। गांधी जी ने इसके बाद देश में असहयोग आंदोलन जो कि 1920 में, भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में जैसे प्रमुख आंदोलनों का नेतृत्व भी किया था और गांधी जी ने अपने सत्याग्रह के द्वारा किए गए प्रयासों से भारत को ब्रिटिश सत्ता से मुक्त करा के स्वतंत्रता प्राप्त करवाई थी। और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, याद कर लीजिएगा, अगर बोर्ड में आएगा तो आप छाप दीजिएगा, ठीक है ना। अगला और 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, सो प्लीज आप लोग जितने भी स्टूडेंट है क्लास 10th वाले तैयार कर लेना कि अंग्रेज शासकों ने भारत के कपड़ा उद्योग को कैसे नष्ट किया था और उसके द्वारा अपनाए गए तरीकों में से किन्हीं दो पर प्रकाश डालिए और इसका बुनकरों पर क्या प्रभाव पड़ा था। 2020 की बेटा एनवाई पेपर कोड में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पेपर में आएगा तो देन आप प्लीज इसे क्या करना, छाप दीजिएगा आंख बंद करके, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, भारतीय कपड़ों की यूरोप में बहुत अधिक मांग थी और यही कारण था कि भारत में होने वाले कपड़ों के निर्यात को यूरोपीय कंपनियां विस्तार देना चाहती थी। आखिरकार जो यूरोपीय कंपनियां जो है अपने भारत के कपड़ों के विस्तार क्यों देना चाहती थी, क्योंकि यूरोप में इसकी क्या थी, बहुत हाई डिमांड थी। बुने हुए कपड़ों के लिए फ्रांसीसी, डच और पुर्तगाली के साथ साथ स्थानीय व्यापारियों में प्रतिस्पर्धा होने लगी थी। भारतीय बुनकरों पर नियंत्रण रखने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुमास्तों की नियुक्ति की। गुमास्तों की नियुक्ति से पूर्व प्रायः बुनकर गांव में ही रहते थे और बुनकरों से उनके नजदीकी संबंध होते थे। वे बुनकरों की जरूरतों और समस्याओं का ध्यान रखते थे, जबकि गुमास्ता बाहरी लोग थे और उनका बुनकरों की आवश्यकताओं व समस्याओं से कोई भी संबंध नहीं था। उनका व्यवहार क्या था, दभ्यपूर्ण था। बुनकरों से माल कम से कम मूल्यों पर खरीदना और इसकी फितरत थी, मतलब फितरत थी कि भैया जो हमारा गुमास्ता थे वो क्या करते थे, वो बुनकरों से ज्यादा कोई नहीं रखते थे, वो उनको हरसमेंट करते थे, उनसे कम पैसे में क्या करते थे, माल को खरीदते थे। बुनकरों को कंपनी को माल बेचने के लिए बाध्य किया जाता था और उन्हें कंपनी को जो कीमत देनी होती थी वो बहुत कम थी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब होने लगी थी। किसकी, बुनकरों की। बंगाल और कर्नाटक के कई स्थानों के बुनकर अपने गांव छोड़कर अन्य गांवों में चले गए। कभी कभी उन्होंने कंपनी के विरुद्ध भी विद्रोह किया और ऋण लेने के लिए भी इनकार कर दिया था, ठीक है ना। भारतीय बुनकरों को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ा था। वो कौन कौन सी समस्याएं थी जो कि भारतीय बुनकरों की समस्याओं का सामना करना पड़ा था। तो पहला था, स्थानीय बाजारों में मैनचेस्टर में बने वस्त्रों की अधिकता होने लगी थी, क्योंकि ये वस्त्र मशीनों के द्वारा बने होने के कारण कम लागत के थे और कम लागत के होने के कारण ही भारतीय बुनकर इससे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे। दूसरा पॉइंट में, अमेरिकी गृह युद्ध के कारण अमेरिका से कपास का निर्यात बंद हो गया, तो ब्रिटेन भारत से कच्चे माल का आयात करने लगा था और भारत से कच्चे कपास के निर्यात में आई इस वृद्धि से उसकी कीमत में भी वृद्धि हुई और भारतीय बुनकरों को उच्च कीमत पर कच्चा माल क्रय करना पड़ता था, मतलब खरीदना पड़ता था, जो एक बड़ी क्या थी, समस्या थी। 13 और मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला सवाल है, ध्यान देना बेटा, क्या है, असहयोग आंदोलन के कारण तथा उनके प्रभाव का उल्लेख कीजिए। 2024 के जीए पेपर कोड, 2022 के एफसी पेपर कोड, 2023 के एफडी पेपर कोड अथवा में है असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया था और आंदोलनकारियों के 4 आपको वर्क लिखना है, कार्य लिखना है। 2020 के एनएक्स पेपर कोड में बेटा ये पूछा गया, ध्यान देना। तो सीधा लिखेंगे असहयोग आंदोलन सितंबर 1920 से फरवरी 1922 के बीच महात्मा गांधी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में चला गया था, जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से को नई जागृति प्रदान की गई। जलियांवाला बाग नरसंहार
सहित अनेक घटनाओं के बाद गांधी जी ने अनुभव किया ब्रिटिश हाथों में से एक उचित न्याय मिलने से कोई संभावना नहीं है। इसलिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार से राष्ट्र के सहयोग को वापस लेने की योजना भी बनाई थी और इस प्रकार असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी और देश की प्रशासनिक व्यवस्था को क्या किया था बेटा, प्रभावित भी किया था। आंदोलनकारियों के 4 कार्य निम्नलिखित थे। पहला कार्य ये था आंदोलनकारियों का कि विद्यार्थियों ने सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों और कॉलेजों में जाना छोड़ दिया था। अगला, कई कस्बों और नगरों में श्रमिक वर्ग हड़ताल पर चले गए थे। अगला पॉइंट में वकीलों ने अदालत में जाने से मना कर दिया था। फिर नेक्स्ट है, किसानों ने औपनिवेशिक अधिकारियों का कार्य करने से मना कर दिया था और इन सब कार्यों से भारत में पहली बार असहयोग आंदोलनकारियों ने अंग्रेजी राज्य की नींव हिला दी थी। अगला और 14वां पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना कि 19वीं शताब्दी में भारत से विदेश को श्रमिकों को क्या ले जाया गया था और ये श्रमिक अधिकतर किस प्रदेश के थे और उन्हें किस शर्त पर स्वदेश लौटने की छूट दी जाती थी, 2020 के एनएक्स पेपर कोड में आया हुआ है। चलिए देखते हैं। तो 19वीं शताब्दी की शुरुआत में 20 लाख भारतीय लोगों को श्रमिकों के रूप में यूरोपीय उपनिवेशों में भेजा गया था। इन श्रमिकों को गिरमिटिया श्रमिक कहा जाता था और इसका विस्तार ब्रिटिश साम्राज्य के दासता उन्मूलन अधिनियम 1833 के बाद हुआ था। इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने होते थे और इन्हें 5 व उससे अधिक वर्षों के लिए अन्य देशों में श्रम करने के लिए भेजा जाता था। चीनी, कपास, चाय बागवानों, रेल निर्माण परियोजनाओं पर काम करने के लिए गिरमिटिया श्रमिक नियुक्त किया जाता था। इन मजदूरों में उत्तर प्रदेश और बिहार के निवासियों की संख्या बहुत अधिक थी और इन्हें कार्बिनियन, नटाल, यूनियन, मॉरिशस, श्रीलंका, मलेशिया, म्यांमार और फिजी जैसे देशों में श्रम के लिए भेजा गया था। इन लोगों को मजदूरी और जमीन देने तथा अनुबंध समाप्त होने पर वापस भेजने का वादा किया जाता था, किंतु वास्तव में बहुत कम ही इसका पालन हुआ था और झूठी दिलासा देकर इन श्रमिकों को दूर ले जाया जाता था, किंतु उनकी मांगे कभी नहीं पूरी की जाती थी। इन्हें समुद्री जहाजों के माध्यम से प्रस्तावित जगह ले जाने के बजाय कहीं और ले जाया जाता था। ठीक है ना? तो यहाँ पे मैंने आपको कुल मिला के बेटा 14 इंपॉर्टेंट बताए हैं। आज मैंने यहाँ पे कुल 5 इंपॉर्टेंट डिस्कशन किए थे और इसके हमने आपको पहले 10 सबसे इंपॉर्टेंट वाले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करवाए थे। वो भी किसके? वो मैंने आपको करवाया था भारत में राष्ट्रवाद के। जी हाँ, और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन थे, तो याद रखना और आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना जो कि आपके बोर्ड में हर साल रिपीटेड होती हैं। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।